वेलकम टू अजीम सिवल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बिल्डिंग का एक्सटेंशन का काम कैसे किया जाता है अबू धाबी यूएई के अंदर। ये हमें एक बिल्डिंग की एक्सटेंशन का काम मिला था। ऑलरेडी बिल्डिंग एग्जिस्टिंग है, आरओ प्लांट की बिल्डिंग है। ये वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ऑलरेडी इसका हैंडओवर हो चुकी है, मगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं क्योंकि ये लोग अभी इनके पास एक इसके अंदर एक आरओ प्लांट था, सेकंड आरओ प्लांट वो लगाना चाहते हैं, जिसके लिए वो मॉडिफिकेशन की है। तो इसके लिए भी पूरे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ये नहीं कि आप बस उठे और बिल्डिंग को तोड़ा और बना दिया, नहीं। सबसे पहले वही बिल्डिंग परमिट लिया जाता है जो कि कंसल्टेंट अप्लाई करता है। बिल्डिंग परमिट से पहले सबसे पहले जो काम है वो ड्राइंग्स सबमिट होती हैं। एज बिल्ड ड्राइंग ली जाती हैं। एज बिल्ड ड्राइंग को वो मॉडिफिकेशन करके म्यूनसिपैलिटी को सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद वो ड्राइंग अप्रूव्ड होती हैं या उसमें कोई कमेंट्स आता है तो वो कमेंट्स को क्लियर करने के बाद फिर परमिट इशू होता है। ये हमने ड्राइंग सबमिट की थी, एक्चुअली कंसल्टेंट ने सबमिट की थी। तो कमेंट्स ये आया था कि ये बिल्डिंग है, इसका एग्जिस्टिंग फ्लोर तोड़ेंगे तो वो फाउंडेशन वीक हो जाएगी, फ्लोर वीक हो जाएगा। तो फिर प्रपोज़ल दिया जो एग्जिस्टिंग स्टील है वो नहीं उसको ब्रेक करेंगे, वो भी रहेगा और न्यू स्टील भी डालेंगे। अगर आप देखें तो इसमें डबल जाल है, डबल लेयर है स्टील की, 2 लेयर्स। फर्स्ट वाली लेयर ये है, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड लेयर है और ये जो इसका पुराना स्टील है, एग्जिस्टिंग स्टील, वो भी है। 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स ऑफ स्टील। तो ऐसे फिर उनके साथ निगोशिएशन होने के बाद ये चीज़ फाइनल हुई है। इसमें 2 फाउंडेशनें थी ये वाली। इसमें टैंक आएंगे, उसके सैंड फिल्टर होते हैं जो कि आरओ प्लांट वाले समझते हैं। बाद में इसके ऊपर पूरा आरओ प्लांट आएगा। तो उसके लिए ड्राइंग सबमिट की, ड्राइंग अप्रूव्ड होगी जो भी कमेंट्स के बाद। उसके बाद परमिट के लिए कंसल्टेंट ने अप्लाई किया, परमिट और ड्राइंग दोनों इशू होगी। के बाद हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया, इसको डिसमेंटल किया। कैसे किया? ये फ्लोर हमने 10 सेंटी डेप्थ में, इसको 10 सेंटीमीटर डेप्थ में डिसमेंटल किया। जो नीचे इसका स्टील था वो नज़र आ गया कि आप देखें। अभी हम लोग इसकी कंक्रीट करेंगे 10 + 10 अबव, फ्लोर से 10 सेंटी ऊपर 20 सेंटी टोटल कंक्रीट आएगी। इसमें फ्लोर में से ये इलेक्ट्रिकल के पाइप जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट है, इसके पाइप हमेशा नीचे से जाते हैं यूएई के अंदर, क्योंकि इसको ऊपर से नहीं लेके जाते। इसका रूल्स ही है कि सॉकेट के पाइप हमेशा फ्लोर में से जाएंगे। तो इस तरफ भी ये वाला एरिया भी तोड़ा एज़ पर ड्राइंग जो भी अप्रूव था। 10 सेंटी तोड़ा और साइडों में 10 सेंटी का शटर लगा के भी 20 सेंटी कंक्रीट आएगी इसमें। तो इसको ये हमने डिसमेंटल करने के बाद इसका जो प्रोसीजर है वही फॉलो करना पड़ता है। ये तो एग्जिस्टिंग एरिया दोनों हमने तोड़ा। इधर एक ट्रंच आएगी, ये ट्रंच 700 बाई 750 mm इंटू 500 उसकी डेप्थ होगी और 750 विड्थ है इसकी, जो कि बाद में कंक्रीट होने के बाद कम हो जाएगी। 450 विड्थ रह जाएगी और 500 डेप्थ रह जाएगी। इसमें 2 HDPE पाइप दिए गए हैं कि जो रिजेक्ट वाटर होगा वो इधर से बाहर जाएगा। तो इसके लिए स्टेप बताता जाऊँ कि वही सेम स्टेप थे अबू धाबी के अंदर। सबसे पहले इंस्पेक्शन सबमिट होगी फेंस की। फेंस के लिए ये देखें हमने कुछ थोड़ी सी फेंस लगा दी ताकि म्यूनसिपैलिटी आए तो वो चेक करे कि फेंस लगी हुई है। फेंस के लिए देखें तो ये एक स्टैंडर्ड फेंस है। ये जो इसका कलर है ना, ये अबू धाबी अप्रूव्ड कलर है, ऑरेंज कलर है। तो ये आउटसाइड ऐसा कलर होना चाहिए। आप अबू धाबी में कहीं भी देखेंगे तो आपको यही फेंस मिलेगी क्योंकि ये अप्रूव्ड कलर है। दुबई के अंदर अलग है मगर अबू धाबी के अंदर यही यूज़ होती है। इसका जो आउटसाइड कलर है ना वो ऑरेंज होना चाहिए। तो फेंस की इंस्पेक्शन डाली, अभी फेंस की इंस्पेक्शन अप्रूव्ड हो गई। उसके बाद हम EHS की इंस्पेक्शन आती है, वो सिस्टम में इंस्पेक्शन आती है। अगर जो बंदा इंस्पेक्शन डालता है ना उसको पता है सिस्टम में EHS की इंस्पेक्शन आ जाएगी। उसके बाद फिर एक्सकवेशन की इंस्पेक्शन आएगी।
उसके बाद फिर फुटिंग की इंस्पेक्शन आएगी। अभी हम लोग फुटिंग तक पहुंच चुके हैं। और अबू धाबी के अंदर कोई भी हॉरिजेंटल स्टील रीइंफोर्समेंट है, हॉरिजेंटल फ्लोर है, हॉरिजेंटल कोई भी चीज़ है उसकी इंस्पेक्शन होती है। वर्टिकल चीज़ की इंस्पेक्शन नहीं होती। जैसे ये कॉलम है, इसकी इंस्पेक्शन नहीं होती, क्योंकि जब वो चेक करने आते हैं हॉरिजेंटल को ही, तो कॉलम ऑलरेडी उसमें होते हैं। क्योंकि अगर आप विदाउट कॉलम इसको कंक्रीट करेंगे तो आपका तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। तो इसलिए हॉरिजेंटल जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा उसकी इंस्पेक्शन होगी। तो इसमें ये जो फाउंडेशन है, ये आरओ प्लांट चूँकि बड़ा था, तो इस तरफ जो प्रपोज़ल दिया गया 2 मीटर बिल्डिंग को एक्सटेंड किया जाए। ये 2 मीटर इसकी विड्थ है और 5.30 मीटर लेंथ है। तो इसमें दो कॉलम दिए गए हैं। ऊपर 2.75 मीटर में बीम आएंगे। बीम के ऊपर फिर ये आरक्षण होगी, ये शीट आएगी। इसमें सैंडविच पैनल हमारे आ चुके हैं, ये पड़े हुए हैं, सैंडविच पैनल है, प्रोफाइल टाइप सैंडविच पैनल है, ये आएंगे। और उसके बाद वो कर्व शीट आएगी और सेम यानी इसको इसके साथ मैच कर दिया जाएगा। तो ये बाद में हम इसको कंक्रीट करने के बाद ये जो दीवार है इसको तोड़ देंगे, वॉल की, इसकी वॉल को भी डिसमेंटल कर देंगे। और ये फ्रंट में जैसे वो सामने आपको डोर नज़र आ रहा है, विंडो, तो इधर भी ये लास्ट में एक डोर और एक विंडो आ जाएगी। और ये वाली वॉल पूरी तोड़ देंगे और ऊपर इसके पूरा बीम और आरक्षण पूरी शीट आ जाएगी। ये एक पूरा बिल्डिंग का एक पार्ट बन जाएगा। और इस कॉलम, बिटवीन द कॉलम हमारा ब्लॉक वर्क आएगा, वो जो इसको थर्मल ब्लॉक बोलते हैं, इंसुलेशन ब्लॉक हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। किसी भी बिल्डिंग के आउटसाइड जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर थर्मल ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हीट को जो रोकने के लिए यही यूज़ किए जाते हैं। ये थर्मल ब्लॉक है, मैं आपको दिखा दूँ। इसका वही स्टैंडर्ड साइज़ है, 20x40 सेंटीमीटर और 20 हाइट है। तो इसको लगाने के लिए जो सबसे पहली जो जिसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं, फर्स्ट जो हम पंजाबी में रदा भी कह देते हैं, फर्स्ट जो भी स्टेप आएगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो सॉलिड ब्लॉक का होगा। सॉलिड ब्लॉक ये पड़े हुए हैं, फुल सॉलिड यानी सॉलिड ब्लॉक। फर्स्ट लाइन सॉलिड की लगाएंगे, उसके बाद पूरा इंसुलेशन ब्लॉक होगा, थर्मल ब्लॉक यूज़ होगा। उसमें फिर वो एक मैश आती है, जो लोग ये सिविल के रिलेटेड काम करते हैं, मैश भी मैं आपको दिखा दूंगा, इधर कहीं पड़ी होगी। फुहार लेयर में मैश डालते हैं। और समटाइम कंसल्टेंट बोल देता है कि कॉलम का कंक्रीट के अंदर होल करके स्टील ड्रिल करो, और वो स्टील हर आपकी जो चनाई है, जो उसकी ब्लॉक वर्क है, ब्लॉक वर्क के अंदर और कॉलम के अंदर स्टील का कनेक्शन होना चाहिए, ताकि कल को कोई क्रैक वगैरह या कुछ सेटलमेंट ना हो। तो ये चीज़ें थी। एक दफ़ा फिर दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले ड्राइंग सबमिट की जाती है। आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, ड्राइंग सबमिट होगी। उसके बाद ड्राइंग अप्रूव्ड होने के बाद बिल्डिंग परमिट इशू होगा। बिल्डिंग परमिट इशू होने के बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हो, साथ साथ इंस्पेक्शन सबमिट कर सकते हैं। म्यूनसिपैलिटी कुछ रिलैक्सेशन देती है, आप जैसे EHS का इंस्पेक्शन और इसका ड्राइंग सबसे पहले जो इंस्पेक्शन होता है उसका फेंस का इंस्पेक्शन। सबसे पहले जो फेंस इंस्पेक्शन है वो आप डाल सकते हैं, और उसके साथ उसके बाद EHS का और फिर एक्सकवेशन का, ये 3 इंस्पेक्शन में म्यूनसिपैलिटी थोड़ा आपको रिलैक्सेशन देगी कि आप पैरेलली काम भी स्टार्ट करें और ये इंस्पेक्शन भी सबमिट करें, क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी इनके पास परमिट है तो काम कर सकते हैं। मगर फुटिंग जो मेन थिंग है, फुटिंग की इंस्पेक्शन अप्रूव्ड होने के बाद ही आप कंक्रीट कर सकते। अगर विदाउट इंस्पेक्शन आपने कंक्रीट कर दी तो आपको बाद में BCC बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने में बड़े मसले हैं, क्योंकि लास्ट में बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी म्यूनसिपैलिटी से लेना होता है। तो उसमें अगर आपने इंस्पेक्शन सबमिट नहीं की तो आपको वो समझें कि बस आपने काम तमाम कर दिया। अच्छा, सिविल इंजीनियर के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर वो कामयाब होना चाहते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप स्टडी करें। कोई भी प्रोजेक्ट है, सबसे पहले इसको स्टडी करें, डीपली स्टडी करें। और वो कोई भी फाउंडेशन है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसके नीचे क्या आ रहा है, अंडरग्राउंड सर्विसेज क्या है, यूटिलिटीज़ क्या है। जैसे कि इसके अंदर हमारे 2 पाइप आ रहे थे HDP के, एक ड्रेन का पाइप था और 2 ट्रंच के पाइप थे, जो कि रिजेक्ट वाटर लेके जाएंगे। तो ये कोई भी, और इलेक्ट्रिकल और इसके अलावा प्लम्बिंग, कोई भी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ है, वो सबसे पहले वो काम करना है।
ये नहीं कि जैसे आपने पहले सड़क बना दी और बाद में याद आया ओ हो नीचे से तो पाइप डाले नहीं, नीचे से ये नहीं किया, केबलिंग नहीं की, तो वो पूरा आपका फेल हो जाएगा, स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, आप पूरे आप फेल हो जाएंगे, कंपनी भी बोलेगी कि ये आपने क्या किया हमारे साथ। तो स्टडी करो ड्राइंग से को अच्छी तरह, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का ड्राइंग ले लो, उसका एमईपी का ड्राइंग्स ले लो, उसका पीईबी स्ट्रक्चर का ड्राइंग, पूरे ड्राइंग्स को स्टडी करो कि इसके अंदर आ क्या रहा है। स्टील और फुटिंग तो सिंपल सबको नज़र आ रहा था, फुटिंग है, फुटिंग के नीचे क्या है, अंडरग्राउंड सर्विस क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल में क्या आ रहा है, प्लम्बिंग में क्या आ रहा है, एसी क्या आ रहा है, एसी के पाइप किधर से जा रहा है, ठीक है, एसी की केबल किधर से जा रही है, इन आउट जो आउटडोर इनडोर स्प्लिट यूनिट या किधर किधर से क्या जा रहा है, वो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने डिस्कस करके जाना है। और कोई भी काम जो बड़ी कंपनी में किया जाता है, ये तो एक छोटा प्रोजेक्ट है, इसमें इशू नहीं है। बड़ा जो कंपनी होती है उसमें एमईपी क्लियरेंस ली जाती है, एक इंस्पेक्शन सबमिट होती है कंसल्टेंट को, जो कि एमईपी क्लियरेंस के नाम से होती है। वो फिर इंस्पेक्शन जाती है इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग और एचवीएसी के पास, सब डिपार्टमेंट सब इंजीनियर्स के पास जाती हैं कि ये इंस्पेक्शन आई है सिविल वालों की तरफ से, इनको एमईपी क्लियरेंस चाहिए। अगर वो सब साइन करते हैं ओके, ये एरिया ही ओके, हमारी तरफ से एमईपी का काम ख़त्म है, प्लम्बिंग ख़त्म है, इलेक्ट्रिकल ख़त्म है, एचवीएसी जो भी अंडरग्राउंड है सब ख़त्म है, स्टॉर्म वाटर लाइन, सीवरेज लाइन, व्हाट्सएवर, तो वो आपको साइन करके देंगे, इंस्पेक्शन आपको वापस मिलेगी अप्रूव्ड, तो आप कंक्रीट कर सकते हो, फिर आप सेव हो, क्योंकि हर बंदे ने उसको चेक करने के बाद ही आपको गो हेड का साइन दिया। तो ये चीज़ होती है, मगर ये छोटा कंपनी में ऐसा नहीं होता, उसमें आप ही खुद एक ही बंदा फुल रिस्पॉन्सिबल होता है उनको चीज़ों को चेक करने के लिए, तो उसको एक ही बंदे को देखना पड़ता है। ये मैं बड़े कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो ये इधर से इसका जो रिजेक्ट वाटर आएगा, इधर एक मैनहोल बनेगा, हमने पाइप डाल के छोड़ दिया है, तो ये जगह में मैनहोल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो वाटर है वो डायरेक्ट इसमें चला जाएगा सॉइल में, देखो तो जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ऐसे वो रिजेक्ट वाटर होगा, साल्ट वाटर होगा, उसको उसमें डाल देंगे। तो ये कुछ एग्जिस्टिंग मैन होल है, एग्जिस्टिंग पाइप है, टैंक है, ये सॉल्ट वाटर का टैंक है। तो इसका मैं थोड़ा सा बता दूं, ये सॉल्ट वाटर इधर से ये एरिया में पूरा ये लोग अपना खुद वाटर का ट्रीटमेंट करके आर ओ प्लांट लगाए हुए हैं, खुद वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें सॉल्ट वाटर कलेक्ट होता है, नीचे बोर है, बड़े बड़े 3 बोर है, उधर से पानी इधर आता है। उसके बाद ये बिल्डिंग में प्लांट लगा हुआ है, और ये वाला टैंक है, इसमें ड्रिंकिंग वाटर जो स्वीट वाटर है वो स्टोर होता है। तो इसमें ये सिस्टम है। बाकी आपको ये बिल्डिंग जैसे एग्जिस्टिंग का है उसमें वही ये साइड में एप्रन स्लैब बनेगी, हमारी भी एप्रन स्लैब हम लोग उसको ही उसके साथ मैच कर देंगे। ये एप्रन स्लैब एग्जिस्टिंग की है, जो हमने एक्सटेंशन करेंगे इसके लिए रोड बेस डाल दिया है, इधर भी हम लोग इसी को एक्सटेंड कर देंगे। तो म्यूनसिपैलिटी को जो इंस्पेक्शन है वो फुटिंग स्टील की तक इंस्पेक्शन चाहिए, उसके बाद मुश्किल नहीं है। बाकी काम कंसल्टेंट का आता है, आप कंसल्टेंट से डिस्कस करके काम को आगे लेके जा सकते हो। तो ये जो सेम जो इंस्पेक्शन है, इसमें सिर्फ कंसल्टेंट को आपने एक्सकवेशन और इसकी इंस्पेक्शन सबमिट करनी स्टील की, फुटिंग के स्टील की। बाकी ईएचएस और फैंस और ये वगैरह इंस्पेक्शन कंसल्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो वर्बली आपको अप्रूवल दे देंगे। मगर म्यूनसिपैलिटी के लिए वो ज़रूरी है कि वो आपको इंस्पेक्शन सबमिट करनी पड़ेगी, सबसे पहले इसकी फैंस की, उसके बाद ईएचएस की, फिर एक्सकेवेशन की, फिर स्टील की, फुटिंग की, ये 4 इंस्पेक्शन है। मगर कंसल्टेंट के लिए आप डायरेक्ट इंस्पेक्शन सबमिट कर सकते हैं। एक्सकेवेशन अगर बहुत बड़ी है तो एक्सकेवेशन की करके उसके बाद डायरेक्ट फुटिंग की, मगर पीसीसी है तो पीसीसी की भी सबमिट कर सकते हैं। मगर इधर पीसीसी नहीं थी, ऑलरेडी पीसीसी नीचे एग्जिस्टिंग थी, तो हमने वही यूज़ की है। अच्छा, इसमें ये बताता चलूँ, ये स्विच है, ये दीवार डिसमेंटल होगी तो ये स्विच भी रीलोकेट होंगे, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने पाइपिंग कर दी है नीचे से। तो वो स्विच जब नई दीवार बनेगी, वॉल बनेगी, उसमें इसको शिफ्ट कर देंगे। और कलर भी ये जो सेम वाइट कलर है,
इसमें ये वाटर बेस्ड कलर है, इसको यही कलर्स के साथ इसको मैच भी कर देंगे बिल्डिंग को। और ये हम लोगों ने प्रोटेक्शन इसलिए की है कि उधर दूसरी तरफ एक दूसरा आरओ प्लांट है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमारा जो दूसरा आरओ प्लांट है उसमें डस्ट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो रनिंग में रहेगा। अगर रनिंग में रहेगा तो उसमें कुछ डस्ट जाएगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो फिर हम लोगों ने इसको पॉलीथीन शीट से कवर किया, तो ये इस तरफ वो जो आरओ प्लांट है वो कवर हुआ है, उधर डस्ट नहीं जा रही। मैं अभी आपको आरओ प्लांट भी दिखा। ये फुटिंग थी, वो दीवार इसलिए नीचे से तोड़ी है कि ये फुटिंग उस दीवार के एंड तक है, आउटसाइड तक है। तो मैं अभी आपको आरओ प्लांट का भी थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ कि कैसा होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। असल में जो आरओ प्लांट होता है ये फ्लोर से इसको 10 सेंटी ऊपर रखा जाता है, ताकि जो उसका वाटर है, कुछ लीकेज है, कुछ भी है, वो सब कुछ फ्लोर से नीचे चला जाए और क्लीनिंग के लिए इजी हो। कैसे भी फाउंडेशन चाहिए होती है 20 सेंटी की, उसका लोड होता है, उसके लिए ये शटरिंग रेडी है हमारी। ओनली हम लोग अभी इंस्पेक्शन का वेट है, म्यूनसिपैलिटी की तरफ से इंस्पेक्शन प्रूव्ड होगी तो हम लोग इसकी कंक्रीट कर दें। तो ये एग्जिस्टिंग आरओ प्लांट है, ठीक है। इसमें अभी एसी नहीं लगे, इसलिए कूलर से इसको, इसके जो इलेक्ट्रिकल पैनल को वो कूलिंग किया जाता है। ये देखें नीचे से इसकी भी फाउंडेशन 10 तो नहीं है, 6-7 सेंटी ऊपर है, मगर कंफर्म है कि ये भी फाउंडेशन होगी। इसके अंदर भी बहुत स्टील डाला होगा। ये देखें इसके टैंक है, वाटर टैंक है इसका, वो इसके सैंड फिल्टर है बड़े बड़े, दो उसके लिए भी फाउंडेशन है। तो ये पूरा प्लांट एक फाउंडेशन के ऊपर लगा होता है। ये एग्जिस्टिंग ट्रंच है जो मैंने उधर है, ये थोड़ी छोटी है, जो हम लोग बनाएंगे वो बड़ी होगी। तो ये भी बिल्डिंग जो है ना, नीचे से हमारा ब्लॉक वर्क हुआ है, ऊपर पूरा पीईवी स्ट्रक्चर है। आपको पर्लन और ये राफ्टर नज़र आ रहे होंगे, कॉलम्स, पूरा स्टील स्ट्रक्चर है, ऊपर शीट है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक लाइट वेट होता है और वेयर हाउसेस के लिए, हाइट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कह लें कि लो कास्ट भी है और सेफ भी है इसमें। क्योंकि अगर हम इसको कंक्रीट का बनाने की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कास्ट बढ़ जाएगी और लोड भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये ही स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है आजकल। जो यूएई के अंदर जो बड़े स्ट्रक्चर हैं वो स्टील के यूज़ किए जाते हैं, स्टील और सैंडविच पैनल। एक तो ये लाइट वेट है, इसका वेट बहुत कम है, जिसकी वजह से सेटलमेंट के चांस नहीं है। तो इसी को हम सेम इसी की तरह की मॉडिफिकेशन इसकी कर देंगे। तो इस तरह ब्लॉक वर्क आ जाएगा। हमारा फ्रंट वाली जो साइड है, ये जो केबल नज़र आ रही है, इधर एक विंडो और एक डोर आ जाएगी। सेम डोर आएगा ये वाला 2.5 × 2 मीटर। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में आपको दिखाने का मकसद कि जो एक यूएई के अंदर भी कोई भी है, एक मॉडिफिकेशन का काम है या एक्सटेंशन का काम है, ये थ्रू कंसल्टेंट और थ्रू म्यूनसिपैलिटी। हम लोग दफरा म्यूनसिपैलिटी के अंडर काम कर रहे हैं इस वक्त। बेसिकली अबू धाबी के अंदर 3 म्यूनसिपैलिटी है अभी, अलैन म्यूनसिपैलिटी, दफरा म्यूनसिपैलिटी और अबू धाबी म्यूनसिपैलिटी। 3 डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोग दफरा म्यूनसिपैलिटी के अंडर काम कर रहे हैं, मगर तीनों का सेम ही तरीक़ाकार है, सेम प्रोसीजर है। तो म्यूनसिपैलिटी को भी फॉलो करना है और कंसल्टेंट को भी फॉलो करना है, तब जाके आप बिल्डिंग की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मर्ज़ी से करोगे तो म्यूनसिपैलिटी आपको फ़ाइन देगी और आपका इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कट करेंगे या आपको और कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे नेक्स्ट। जो आप अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वो उसकी परमिशन नहीं देंगे। आप अगर विदाउट उनको इन्फॉर्म किए, विदाउट परमिशन अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सबसे अहम है कि कोई भी मॉडिफिकेशन, कुछ भी एक्सटेंशन आपने बिल्डिंग में करनी है तो म्यूनसिपैलिटी को इन्फॉर्म करना है। तो ये थोड़ा सा मैं आउटसाइड व्यू दिखा दूं। ये एरिया डेजर्ट एरिया है, फुली डेजर्ट एरिया है। देखें
चारों तरफ डेजर्ट है और इधर सेंटर में यारो प्लांट है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके साथ यही सिविल के रिलेटेड नॉलेज शेयर करता जाऊंगा। और आपको कुछ भी अबू धाबी के अंदर कोई भी लाइसेंस, कुछ भी म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं।